Hello students, in this video we will revise chapter number 5 from civics working of institution chapter number 5. Students, जब भी हम किसी एक कंट्री की बात करते हैं तो when we talk about a country there are lot of activities has to be taken in the country to make it or to function it smoothly. जब भी हम किसी एक कंट्री की बात करते हैं तो उस कंट्री को स्मूथली अच्छे से चलाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल, Government is responsible for ensuring the security to the citizen and providing the facilities for education and health to all. जैसे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि लोगों को सिक्योरिटी देनी है, लोगों को अच्छी एजुकेशन देनी है, उनकी हेल्थ अच्छी रखनी है. गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है और उस कलेक्ट हुए जो टैक्स से जो पैसा आता है उससे बहुत सारी प्रोग्राम्स अपने देश में वो चलाती है करती है. जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो गया, डिफेंस का काम हो गया, रेल है, रोडवेज हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो गवर्नमेंट को करने होते हैं. अब इन स्कीम्स को या इन प्रोग्राम्स को चलाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ इंस्टीट्यूशंस की भी ज़रूरत पड़ती है. अब ये इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं? ये इंस्टीट्यूशन सारी पॉलिसीज़ और जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं. तो कुछ मेजर इंस्टीट्यूशन जिनकी ज़रूरत हमारे देश को है और जो पड़ती है वो कौन कौन से हैं, वी विल डिस्कस अबाउट इट इन दिस चैप्टर. प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट टेक ऑल इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन. अब जो हमारे यहाँ का प्राइम मिनिस्टर होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, और जो कैबिनेट होती है जिसमें सब इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन फैसले लेते हैं. सिविल सर्वेंट स्टूडेंट्स वो ऑफिसर्स होते हैं जो कि जिनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये जिम्मेदारी होती है कि जो भी मिनिस्टर्स ने डिसीजन लिए हैं, फैसले लिए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करवाना, लागू करवाना. तीसरा इंस्टीट्यूशन ये हो सकता है हमारा कोर्ट. कोर्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो कि सिटीजन्स के, नागरिकों के बीच के झगड़ों को सुलझाता है. एंड द गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल, और साथ ही साथ जितने भी सेटलमेंट होते हैं, जो भी काम होता है उसको उसके ऊपर वो काम करता है और साथ ही साथ कुछ सेटलमेंट करवाता है अगर सिटीजन्स के बीच में लड़ाई हो जाए या गवर्नमेंट या किसी स्टेट के बीच में हो जाए. कुछ इंस्टीट्यूशंस जो हमारे यहाँ मेजर इंस्टीट्यूशन है जिनसे कि हमारी कंट्री रन करती है वो कौन है? सबसे पहला पार्लियामेंट. वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है? पार्लियामेंट की ज़रूरत हमें इसलिए है स्टूडेंट्स, नंबर 1, इट इज़ अ फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग द लॉ इन अवर कंट्री. अब पार्लियामेंट हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि किसी भी हमारे देश में जो भी लॉज बनते हैं तो जो फाइनल लॉ बनाएगा, जिसके पास अथॉरिटी होगी, पावर होगी, वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है. Why do we need a parliament? In all the democracy, an assembly of elected representative exercise supreme political authority on behalf of the people. किसी भी कंट्री की बात कर लिए जहाँ पे डेमोक्रेसी होगी तो वहाँ पे कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिनको चुन के जो आए हैं उनके पास सुप्रीम अथॉरिटी होती है कि वो कुछ काम करते हैं किसके बिहाफ पे? लोगों के, नागरिकों के बिहाफ पे. और इंडिया में इस तरीके की नेशनल असेंबली को, जहाँ पे चुन कर जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, जो बैठते हैं, तो उस तरह की नेशनल असेंबली को पार्लियामेंट कहा जाता है. तो पार्लियामेंट में हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, एक तरीके की ये असेंबली है, नेशनल असेंबली है, जहाँ पे कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, बैठते हैं, और वो कैसे आए हैं? वो चुन कर आए हुए हैं. स्टेट लेवल पर इसको लेजिस्लेचर कहा जाता है या लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है. नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पर असेंबली, नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेचर कहा जाता है. अब पार्लियामेंट की हमको क्यों ज़रूरत है? पहले तो ये एक फाइनल अथॉरिटी है, हमारे देश के सारे लॉज यही बनाती है, तो पावर अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास है. नंबर 2, पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट. दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन पार्लियामेंट का ये है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो काम कैसे कर रही है तो उसके ऊपर कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पार्लियामेंट करता है. पार्लियामेंट ये देखती है कि गवर्नमेंट ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है. मतलब द पीपल हु आर रनिंग द गवर्नमेंट, हु आर टेकिंग द इम्पॉर्टेंट डिसीजन फॉर द कंट्री, दे आर डूइंग देयर वर्क प्रॉपरली और नॉट. थर्ड, पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव. पार्लियामेंट ये भी कंट्रोल करती है कि गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है. स्टूडेंट, पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं, द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. फर्स्ट इज राज्यसभा एंड सेकेंड इज लोकसभा. हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं. सबसे पहला जो हाउस है उसका नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे राज्यसभा कहा जाता है या अपर हाउस भी कहा जाता है. दूसरा हाउस है हाउस ऑफ पीपल
इट इज कॉल्ड लोअर हाउस और लोकसभा। इसे हाउस ऑफ पीपल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं इलेक्ट होकर इलेक्शन के माध्यम से आते हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो पार्लियामेंट का पार्ट है। तो पार्लियामेंट के कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए, राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। नाउ अब इन दो हाउसेस में पावरफुल कौन है, पावर किसके पास ज्यादा है? देखने में तो ये लगता है कि राज्यसभा के पास ज्यादा पावर होगी। क्यों? क्योंकि उसका नाम है अपर हाउस, अपर चेम्बर, और लोकसभा का नाम है लोअर चेम्बर। तो इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि लोकसभा जो है वो कम पावरफुल है और राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है। बट दिस डज नॉट मीन, लेकिन ऐसा नहीं है राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन द लोकसभा। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा जो है वो लोकसभा से ज्यादा पावरफुल है। अब ये कैसे है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। Our constitution does give the Rajya Sabha some special power over the states, but on the most matter the Lok Sabha exercises supreme power. हमारे संविधान ने राज्यसभा को बहुत सारी स्पेशल पावर दी हुई है, लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, पावर की एक्सरसाइज की, तो सुप्रीम पावर तो लोकसभा के पास है। अब वो कैसे है स्टूडेंट्स? लेट रीड दैट। एनी ऑर्डनरी लॉ नीड टू बी पास बाय बोथ द हाउसेस। अगर कोई भी साधारण सा लॉ नियम पास करना है तो वो दोनों हाउसेस से पास हो सकता है। बट इफ देर इज अ डिफरेंस if there is a difference between the two houses, the final decision is taken in a joint session in which both the member of both the houses sit together. Because of the larger number, the view of the Lok Sabha is likely to prevail in such a meeting. लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लॉ है तो उसमें दोनों हाउसेस की सहमति की जरूरत है, लेकिन अगर मान लीजिए दोनों हाउसेस में डिफरेंस आ गया, सहमति नहीं हो पा रही है, तो फाइनल डिसीजन कैसे होगा? फाइनल डिसीजन में ये होगा कि एक जॉइंट सेशन होगा, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों मेंबर्स बैठेंगे, एक मीटिंग होगी। क्योंकि लोकसभा में मेंबर ज्यादा होते हैं, इसीलिए लोकसभा इस तरह की मीटिंग में उसका प्रभाव ज्यादा होता है, पावर ज्यादा होती है। अब अगर कोई भी मैटर आपका मनी से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, तो वहां पे लोकसभा ज्यादा पावर एक्सरसाइज करती है। वंस द लोकसभा पास द बजट ऑफ द गवर्नमेंट, एक बार लोकसभा जब गवर्नमेंट का बजट पास कर देती है और कोई और अगर मनी बिल है पास कर देती है, तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है। राज्यसभा सिर्फ उसको 14 डेज के लिए डिले कर सकती है, अपनी सलाह दे सकती है, बट रिजेक्ट नहीं कर सकती है। लोकसभा के पास ये पावर होती है कि वो राज्यसभा के सलाह को एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, द लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है स्टूडेंट? कि लोकसभा जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करता है। ओनली अ पर्सन हु एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर इन लोकसभा इज द अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर। और जो हमें ये भी पता है कि जो पर्सन सबसे ज्यादा सपोर्ट हासिल करता है लोकसभा के मेंबर्स के बीच में, जो मेजोरिटी ऑफ लोग जिसको पसंद करते हैं, वही क्या बनता है? प्राइम मिनिस्टर बनता है। अगर फॉर एक इफ द मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर सेज देयर हैव नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर लोकसभा के मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ने कह दिया कि उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नो कॉन्फिडेंस है, तो सारे के सारे मिनिस्टर, साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर जो है, उन्हें क्विट करना पड़ेगा। लेकिन ये पावर जो है इस तरीके की राज्यसभा के पास या अपर हाउस के पास नहीं है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। स्टूडेंट, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो काम को एग्जीक्यूट करते हैं, काम को बढ़ाते हैं, मतलब जो फंक्शन करते हैं। नाउ एग्जीक्यूटिव एट डिफरेंट लेवल एट गवर्नमेंट वी फाइंड फंक्शनरी हु टेक डे टू डे डिसीजन। अगर हम गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स की बात करते हैं फंक्शन करने की, तो डे टू डे डेली डिसीजंस लिए जाते हैं, बट डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। लेकिन ये लोगों के, हम नहीं कह सकते डायरेक्ट लोगों के बिहाफ पे काम करते हैं। ऑल दोज फंक्शन आर कलेक्टिवली नोन एज एग्जीक्यूटिव। तो एक साथ हम इनको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। इन्हें एग्जीक्यूटिव इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसी। क्योंकि ये पॉलिसीज को जो बनाई है सरकार ने, उनको सिर्फ एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं, इसीलिए इन्हें एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। दो तरीके के एग्जीक्यूटिव होते हैं स्टूडेंट, एक तो पॉलिटिकल और दूसरे परमानेंट। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर रहे हैं, उन्हें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहा जाएगा। नाउ परमानेंट एग्जीक्यूटिव की जब हम बात कर रहे हैं तो मतलब हम सिविल सर्वेंट की बात कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज जो जिसमें चुन के आते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं।
पॉलिटिकल लीडर हु टेक द बिग डिसीजन फॉल इन दिस कैटेगरी। पॉलिटिकल लीडर, मिनिस्टर जो कि बड़े बड़े फैसले लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और सेकंड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनको लॉन्ग टर्म, एक लंबे समय के लिए अपॉइंट किया जाता है, इसीलिए इन्हें परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहा जाता है या सिविल सर्वेंट कहा जाता है। अ पर्सन वर्किंग इन सिविल सर्विस, जो भी इंसान सिविल सर्विस में काम कर रहा है उसे सिविल सर्वेंट कहा जाता है। और सिविल सर्वेंट अपने ऑफिस में तब तक रहता है जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता है। मान लीजिए अगर आज सरकार किसी की है, आपके किसी की भी सरकार है, तो अगर 5 साल के बाद वो सरकार हट जाती है स्टूडेंट्स, और कोई नई सरकार बन जाती है, लेकिन इससे ये नहीं होगा कि सिविल सर्वेंट का काम चेंज हो जाएगा। मतलब जो सरकार आएगी ये उनके लिए काम करेंगे। अगर 5 साल के बाद कोई दूसरी सरकार आ जाएगी तो सिविल सर्वेंट्स उनके लिए काम करेंगे। अगर मान लीजिए पार्टी चेंज हो गई है तो उससे इनके काम पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो दीज ऑफिसर्स वर्क अंडर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर में काम करते हैं। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हम कह सकते हैं कि 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट होते हैं, 5 साल के लिए आते हैं, लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव तब तक काम करते हैं जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते हैं। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन अगर हम अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। देर इज अ नो डायरेक्ट इलेक्शन। प्राइम मिनिस्टर की अगर हम पोस्ट की बात करें तो कोई डायरेक्ट इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर का नहीं होता है। प्रेसिडेंट जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स की प्रेसिडेंट जिसको भी चाहेगा उसको अपॉइंट करके प्राइम मिनिस्टर बना देगा। प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। तो प्रेसिडेंट उसको एज अ प्राइम मिनिस्टर बनाता है जो कि मेजोरिटी पार्टी से लीडर बनकर आया है, मतलब जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग एज अ लीडर देखना चाहते हैं मेजोरिटी पार्टी से, तो उसको प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनाते हैं। Prime Minister does not have a fixed tenure. He continues in power so long as he remains the leader of the majority party or coalition. स्टूडेंट, प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स टेन्योर काम करने का समय नहीं होता है। ये तब तक पावर में रह सकते हैं, तब तक रह सकते हैं जब तक ये मेजॉरिटी पार्टी के लीडर हैं, तब तक ये रह सकते हैं। एक बार जब प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो जाता है स्टूडेंट्स, तो प्रेसिडेंट और दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे। मिनिस्टर्स आर यूजली फॉर्म द पार्टी और द कोलिएशन। मिनिस्टर्स पार्टी बनाते हैं और हैज़ अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा, और लोकसभा में इनकी मेजॉरिटी होती है। प्राइम मिनिस्टर फ्री होते हैं वो की मिनिस्टर्स को कैसे चुनना है, और जब तक वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं। सम टाइम अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, अगर कोई पर्सन है, कोई इंसान है जो कि पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, लेकिन वो मिनिस्टर बन सकता है। कैसे? सच अ पर्सन हैज टू बी गॉट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन द 6 month ऑफ अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर। मतलब उसके मिनिस्टर बनने से 6 महीने के अंतर ही उसे किसी भी दोनों हाउसेज में से इलेक्ट होकर उसको जाना पड़ेगा, तब वो मिनिस्टर भी बन सकता है। ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है स्टूडेंट, एक ऑफिशियल नेम है एक बॉडी का, जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स में होते हैं। ज़्यादातर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 60 to 80 मिनिस्टर्स नेता होते हैं, अलग अलग रैंक के होते हैं। अब इसके पार्ट कौन कौन से हैं? कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर का मतलब होता है स्टूडेंट जो रूलिंग पार्टी है, मतलब जो पार्टी जीत कर आई है, चुनाव जीत कर आई है, जिसकी गवर्नमेंट बनी है, उसके जो टॉप लेवल के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनसे बनती है कैबिनेट। are in charge of the major ministry, usually the meet to take decision in the name of the council of minister। और ज़्यादातर कैबिनेट मिनिस्टर जब मिलते हैं, मीट करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं किसके नाम पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम पे, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंडर ये आ रहे हैं। कैबिनेट इज दस अ इनर रिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब अगर मान लीजिए आपकी कैबिनेट आपकी ये है, तो इसके अंदर आते हैं आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इसमें 20 या 25 आपके इंपॉर्टेंट टॉप लेवल के लीडर्स होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। दूसरी कैटेगरी क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज। दे आर इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्री। इनको छोटे छोटे मिनिस्ट्री का छोटा लेवल पर काम होता है इनका, और ये कैबिनेट की मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं ओनली व्हेन स्पेशली इन्वाइटेड, तब जब इनको स्पेशली इन्वाइट करके बुलाया जाता है। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स आर अटैच्ड टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर। और तीसरी कैटेगरी है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट
मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स का काम क्या होगा कि कैबिनेट मिनिस्टर्स को ये सपोर्ट करेंगे, इनके लिए इनके अंडर में काम करेंगे। पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। स्टूडेंट्स, पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स में हम ये पढ़ेंगे कि प्राइम मिनिस्टर की कौन कौन सी पावर होती हैं। नंबर 1, पहले तो अभी हमने पढ़ ही लिया है कि प्रेसिडेंट जो है वो और सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, किसकी सलाह पे? प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे। तो ये एक फंक्शन है, पावर है प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर जो होता है गवर्नमेंट का हेड होता है, सरकार का हेड माना जाता है प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट की मीटिंग को कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। अगर मान लीजिए अलग अलग डिपार्टमेंट में कोई काम चल रहा है, मिनिस्टर्स की डिपार्टमेंट है और उसमें कोई फैसला नहीं हो पा रहा है, डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तो इस तरह के डिसएग्रीमेंट में फाइनल पावर डिसीजन लेने की किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। नेक्स्ट, ऑल मिनिस्टर वर्क अंडर हिज लीडरशिप। जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंडर काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर सबको उनका काम डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम करते हैं, और साथ ही साथ ही ऑल्सो हैज द पावर टू डिस्मिस द मिनिस्टर। मिनिस्टर्स को निकालने की भी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। अगर प्राइम मिनिस्टर क्विट कर देते हैं, अगर वो रिजाइन कर देते हैं, तो इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट की पूरी की पूरे सारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको क्विट करना पड़ेगा, जो कि मेजोरिटी से उनके साथ में है। अगर हम ये कहते हैं कि कैबिनेट जो है मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन है हमारे इंडिया का, तो कैबिनेट के अंदर अगर जो सबसे पावरफुल पर्सन होगा वो कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। Now these are the major power of the prime minister of India. Now second is president. अगर प्राइम मिनिस्टर जो है आपकी गवर्नमेंट का हेड है, तो हमारी कंट्री का जो हेड होगा उसको हम कहेंगे प्रेसिडेंट। इन अवर पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर। अगर हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं तो जो हमारे प्रेसिडेंट होता है, जिसको कि हम अपने स्टेट का हेड मानते हैं, कंट्री का हेड मानते हैं, तो उनके पास बहुत ही नॉमिनल पावर होती हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन हुज फंक्शंस आर टू अ लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल। मतलब एक तरीके से सिर्फ देखने में लगता है कि प्रेसिडेंट सबसे बड़ा होता है, लेकिन उसकी पावर उतनी बड़ी नहीं होती है। President supervise the functioning of all the political institution in the country so that they operate in harmony. प्रेसिडेंट का काम ये होता है स्टूडेंट कि वो जितने भी हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कंट्री के अंदर बने हुए हैं, उनकी फंक्शनिंग कैसे चल रही है उसको सुपरवाइज करने का काम प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं, डायरेक्ट लोग उनको चुनाव करके जीत के लेके नहीं आते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी जिन्हें कहा जाता है, और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। अ कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर प्रेसिडेंट हैज टू गेट अ मेजॉरिटी ऑफ वोट टू विन द इलेक्शन। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, उनके मेजॉरिटी से वोट जब मिलेंगे तभी कोई प्रेसिडेंट बन पाएगा। अब प्रेसिडेंट के मेन एक्टिविटी, जो मेन पावर्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं। अगर हम कोई भी गवर्नमेंट एक्टिविटी हो रही है, तो वो सारी की सारी एक्टिविटी प्रेसिडेंट के नाम पे होगी। ऑल द लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन हर नेम। साथ ही साथ जितने भी लॉज बन रहे हैं, जितने भी मेजर डिसीजंस बन रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर, तो वो सबके सब प्रेसिडेंट के नाम पे इशू किए जाते हैं। प्रेसिडेंट का ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वो कुछ बहुत ही मेजर अपॉइंटमेंट लोगों को अपॉइंट करते हैं। अब किनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर सकते हैं? जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। जज का अपॉइंटमेंट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, हाई कोर्ट के जजेस हो गए, इलेक्शन कमिश्नर हो गया, एम्बेसडर, दूसरे देश में जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए एम्बेसडर जाते हैं उनका अपॉइंटमेंट हो गया, राज्यों के जो गवर्नर हो गए। तो ये सारे अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटी एंड एग्रीमेंट आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। जितने भी इंटरनेशनल विदेशी जितने भी एग्रीमेंट होते हैं हमारे दूसरे देशों के साथ, वो प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। साथ ही साथ जो हमारी डिफेंस फोर्स है, आर्मी नेवी, तो उसके डिफेंस फोर्स का जो कमांडर होता है वो भी कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। तो ये पावर है प्रेसिडेंट की। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ अवर कंट्री इज जुडिशरी। जुडिशरी में हम
जितने भी हमारे कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट्स, उसको हम लेते हैं। तो कोर्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। तो देश में ठीक तरीके से जजमेंट हो, ठीक तरीके से कोर्ट अपना फंक्शन करे, सबको न्याय मिले, तो ये पार्ट किसके अंदर आएगा? जुडिशरी के अंदर आएगा। तो जुडिशरी जो है स्टूडेंट्स एक तरीके से इंडिपेंडेंट, मतलब आज़ाद, इंडिपेंडेंट और बहुत ही पावरफुल एक इंस्टीट्यूशन है। ऑल द कोर्ट एट डिफरेंट लेवल इन द कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशरी। तो अगर हम अपनी कंट्री में, अपने देश के अंदर अलग अलग लेवल पे जितने भी कोर्ट्स बने हैं, अगर हम उन सब की बात करते हैं तो उन सब को मिलकर हम क्या कहेंगे? ये क्या बना? जुडिशरी बना। तो इंडियन जुडिशरी में कंसिस्ट ऑफ किस 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 चीज से बना है? सुप्रीम कोर्ट। पूरे, अगर हम नेशन की, पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट। स्टेट लेवल पे बात कर रहे हैं, राज्य लेवल पे बात करें तो हाई कोर्ट, और अगर लोकल लेवल पे बात कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इस टाइप के कोर्ट्स जो हैं हमारी कंट्री में अवेलेबल हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट, लड़ाई हो जाती है देश में, नागरिकों के बीच में, सिटीजन्स के बीच में, या फिर गवर्नमेंट, सरकार और सिटीजन्स के बीच में, नागरिक और सरकार के बीच में, दो या दो से ज़्यादा राज्यों के, स्टेट्स गवर्नमेंट के बीच में, या फिर बिटवीन द गवर्नमेंट एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल, अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अगर इस तरीके का किसी भी तरीके का डिस्प्यूट हो रहा है, तो फाइनल पावर जो है डिसीजन लेने की, वो किसके हाथ में होगी? जो हाईएस्ट कोर्ट है हमारा, वो किसके हाथ में होगी? सुप्रीम कोर्ट में। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। साथ ही साथ जो देश का सबसे हाईएस्ट कोर्ट, जैसे हम कहते हैं कि अगर किसी भी तरीके का क्रिमिनल केस हो गया या सिविल केस हो गया, तो अपील करने का हाईएस्ट कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। और अगर हाई कोर्ट में अगर कोई हार जाता है तो फिर उसके पास ये एक चांस रहता है कि वो कहाँ पे अपील कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। तो हाई कोर्ट का डिसीजन सुनने का, डिसीजन लेने के बाद जो फैसला हाई कोर्ट लेता है, तो उसको चैलेंज करने का अधिकार भी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। नाउ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि मीन दैट इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। मतलब जुडिशरी जो है किसी भी तरीके से लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव मतलब मिनिस्टर, उनके कंट्रोल में काम नहीं करता है। द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट। तो जो जज होते हैं वो गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे काम नहीं करते हैं, और दे डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पार्टी इन पावर। मतलब जो पार्टी पावर में है तो उसके अनुसार वो काम नहीं करेंगे। दैट इज वाई, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहा जाता है कि ये इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते हैं। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये अभी हम पढ़ भी चुके हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। इन प्रैक्टिस इट इज नाउ मीन दैट द सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेलेक्ट द न्यू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर प्रैक्टिस में अगर हम बात करें तो सीनियर जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो सुप्रीम कोर्ट के नए जजेस को भी अपॉइंट करते हैं, या हाई कोर्ट के जो नए जजेस आते हैं उनको अपॉइंट करते हैं। अब अगर हमें जज को हटाना है, जो अगर मान लीजिए आपके जो जजेस अपॉइंट होते हैं, द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस। जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जज होता है उसे चीफ जस्टिस कहा जाता है, और इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव हिम। अगर एक बार कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बन जाता है तो उसको हटाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाता है उसको उसकी पोजीशन से। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव हिम। और साथ ही साथ प्रेसिडेंट के लिए भी बहुत ही डिफिकल्ट होता है इसको रिमूव करना। एक जज को तब रिमूव किया जा सकता है, जब रिमूव किया जाता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट में क्या होता है? एक तरीके का मोशन पास किया जाता है, एक तरीके से समझ लीजिए नियम पास किया जाता है कि जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज जो है, लोकसभा और राज्यसभा, तब मेंबर्स मिलके 2/3 मेंबर्स मेजोरिटी से जब बिल पास करते हैं या कह लीजिए नियम पास करते हैं, तब जाके किसी जज को हटाया जा सकता है। और अगर अभी तक हम बात करें अपने इंडियन डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में, इतिहास की, तो अभी तक इस तरीके का कोई भी डिसीजन अभी तक नहीं आया है। तो इंडिया की जो जुडिशरी सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है पूरे वर्ल्ड में।
The Supreme Court and the High Court have the power to interpret the constitution of the country. They can declare invalid any law of the legislature or the action of the executive, whether at the union level or at the state level. तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही पावर होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर अगर कुछ करना है चेंजेस, तो उसमें दखल अंदाजी देने का काम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर सकता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये भी पावर होती है कि वो किसी भी लॉ को इनवैलिड घोषित कर सकते हैं कि ये गलत है, चाहे वो यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, केंद्र सरकार के लेवल पे किसी मिनिस्टर ने फैसला लिया हो या स्टेट लेवल पे लिया गया हो। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एनी वन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट बाय द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी इंसान कोर्ट जा सकता है अगर उसका इंटरेस्ट, उसका अगर कोई उसको हानि पहुंची हुई है गवर्नमेंट के किसी एक्शन की वजह से, तो इस चीज को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। द कोर्ट इंटरवेन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन। तो जो कोर्ट होते हैं एक तरीके से ये चेक करते हैं कि गवर्नमेंट जो है अपनी पावर का मिसयूज ना करे। दे चेक द माल प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल। ये भी चेक करते हैं कि किसी भी तरीके से जो ऑफिसर्स हैं, जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं, वो गलत तरीके का इस्तेमाल ना करें। और दैट इज़ वाई द जुडिशरी इंजॉयज द हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। इसीलिए लोगों के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को लेकर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। द चैप्टर इज ओवर। थैंक यू।